नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब। अपन कक्षा 11 में दूसरा पाठ पढ़ रहे थे, ऋतु चित्रणम। इसके पहले 3 श्लोक ये अपन ने पढ़ लिए थे और पहले 3 श्लोकों में वसंत ऋतु का वर्णन है। ये देखिए, 1 से 3 श्लोकों में वसंत ऋतु का वर्णन है जो अपन ने पढ़ लिया था। अब आज 4 से 6 श्लोकों में वर्षा ऋतु का वर्णन पढ़ेंगे। तो करते हैं इसको प्रारंभ। देखिए, वर्षा ऋतु में क्या होता है। क्वचित प्रकाशम, क्वचित यानी कहीं पर, प्रकाशम यानी प्रकाश है। क्वचित अप्रकाशम, यहाँ पर द पूरा है, इसका मतलब अ छुपा हुआ है। क्वचित अप्रकाशम, कहीं पर अंधेरा है, मतलब कहीं पर धूप है, कहीं पर छाया है। नभ, नभ यानी आकाश में। प्रकीर्णा यानी फैले हुए। अंबुधरम यानी बादल। विभाति यानी शोभित होते हैं या शोभा प्राप्त करते हैं, दिखाई देते हैं। आकाश में फैले हुए, अंबुधरम यानी बादल, विभाति यानी दिखाई देते हैं। देखिए, आकाश और बादल में अंतर है। आकाश, बादल, जो अपने को पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, नीला, वो तो आकाश कहलाता है। और जो काले या सफ़ेद, पानी से भरे हो तो काले और पानी से नहीं भरे हो तो सफ़ेद, जो दिखाई देते हैं वो बादल कहलाते हैं। बादल हमें बरसात में काले दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि बरसात में क्या होता है, उन पर जाकर वाष्प जम जाती है और ये वाष्प सूरज से ऊपर से आने वाली किरणों को वहीं बादल पर रोक लेती है। इस वजह से सूरज का प्रकाश इसके आर पार नहीं जाता। इस वजह से हमें नीचे से बादल कैसे दिखाई देते हैं, काले हो जाता है। ठीक है, तो ये सफ़ेद और काले जो दिखाई देते हैं वो बादल है और जो नीला दिखाई देता है वो आकाश है। तो नभ, आकाश में। प्रकीर्णा, फैले हुए। अंबुधरम, बादल। विभाति, शोभा प्राप्त करते हैं। क्वचित, क्वचित कहीं कहीं पर। पर्वत सन्निरुद्धम, पर्वत से निरुद्ध किए हुए या पर्वत से घिरे हुए। रूपम, रूप के। यथा, समान। शांत महाअर्णवस्य, शांत यानी जो शीतल है, जो शांत है, उस महाअर्णवस्य, महाअर्णव यानी बहुत बड़े समुद्र का रूप धारण किए हुए हैं। कौन? आकाश और बादल। बादल तो लगते हैं जैसे पर्वत हो और आकाश लगता है जैसे कि समुद्र हो। तो क्वचित, क्वचित कहीं कहीं पर। पर्वत सन्निरुद्धम, पर्वत से रुके हुए या पर्वत से निरुद्ध किए हुए। शांत महार्णवस्य, शांत बहुत बड़े समुद्र के। यथा, समान। रूपम, रूप को धारण किए हुए हैं। कौन? बादल और आकाश। प्रश्न देखते हैं व्याकरण के क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रकीर्ण अंबुधरम। तो प्रकीर्ण प्लस अंबुधरम, संधि कौन सी होगी? अ और अ मिलके आ और आया, मतलब दीर्घ संधि। इसमें समास देखते हैं तो प्रकीर्णम, प्रकीर्णम अंबुधरम, फैले हुए बादल। विशेष से विशेषण जिसमें हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय। तो समास कौन सा है इसमें? कर्मधारय। ये चीज़ें ध्यान रखना, आपके आगे ग्रामर में काम आएगी। इसके बाद शांत महार्णव, ये शांत महार्णव, इतना ही देखते हैं। देखिए, शांत है जो बहुत बड़ा समुद्र, शांत है जो बहुत बड़ा समुद्र। तो शांतः च असो महार्णव, शांत है जो बहुत बड़ा समुद्र। तो कौन सा है? बहुब्रीहि। इसी में देखते हैं महार्णव, महान च असो अर्णव,
बड़ा है जो समुद्र, इसमें भी कौन सा है? बहुब्री। ठीक है। निरुद्धम, नी प्लस रुद्ध प्लस कत प्रत्यय, इसमें प्रत्यय पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा कि प्रत्यय कैसे जुड़ते हैं। नी प्लस रुद्ध प्लस कत। अभी आप इन शब्दों को याद रखना। और यथा, ये एक अव्यय शब्द है। अव्यय किसे कहते हैं? जो कहीं पर भी व्यय नहीं होते हो, जो कहीं पर भी चेंज नहीं होते हो, उन्हें अव्यय कहते हैं। अ यानी नहीं, व्यय यानी चेंज होते हो या बदलते हो। तो यथा ये स्त्रीलिंग के साथ आए, पुल्लिंग के साथ आए, एकवचन के साथ आए, बहुवचन के साथ आए, किसी के भी साथ आए, ये हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? अव्यय। बहुत सारे शब्द होते हैं अव्यय, धीरे धीरे समझते चलेंगे अपन। इस विभाति, विभाति का कर्ता कौन है? नभ। कौन शोभा पा रहा है? नभ। और एक इंपॉर्टेंट शब्द है प्रकीर्ण। इसमें प्र प्लस क्री प्लस कथ, प्र प्लस क्री प्लस कथ, इनसे मिलके बना हुआ है। अगला देखिए, समुद्वहन्तः। समुद्वहन्तः मतलब वहन करते हुए, ले जाते हुए। सलिल अति भारम, सलिल यानी जल को, जल के अति भारम यानी अत्यधिक भार को, जल के अत्यधिक भार को ले जाते हुए। बलाकिनो, बलाकिनो मतलब जिसमें बगुले उड़ रहे हो, जिसके नीचे बगुले उड़ रहे हो, ऐसे। वारी धरा, वारी यानी जल, धरा यानी धारण करने वाला कौन? बादल। ऐसे बादल। नदंतः गर्जना करते हुए, गर्जना करते हुए। महत्सु बड़े बड़े। महीधराणाम बादलों, पर्वतों के। श्रृंगेशु चोटियों पर, बड़े बड़े पर्वतों की चोटियों पर। विश्रम में, विश्रम में विश्राम कर करके या रुक रुक के। पुनः प्रयान्ति, पुनः यानी फिर से, प्रयान्ति यानी चले जाते हैं या फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। देखिए, सलिल अति भारम पानी के अत्यधिक भार को समुद्र वहंत वहन करते हुए। बलाकिनो बगलों से युक्त। वारीधरा बादल। नदंत गर्जना करते हुए। महत्सु महीधराणाम श्रृंगेशु बड़ी बड़ी पर्वत की चोटियों पर। विश्रम में, विश्रम में विश्राम कर करके। पुनः प्रयान्ति फिर से चल देते हैं, मतलब रुक रुक कर चल देते हैं। बादल जब जाते हैं तो पर्वतों की वजह से हवाएं अवरुद्ध हो जाती है। जैसे मान लो ये पर्वत है, इधर से हवा चल रही है, वो अपने साथ बादल को लेकर आ रही है, लेकिन ये हवा इस पर्वत पर रुक जाए, अवरुद्ध हो जाएगी और ये बादल आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर जब ये हवा इस पर्वत को पार करेगी तब ये बादल यहाँ से आगे जाएगा। तो इससे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्वतों पर रुक रुक कर आगे बढ़ रहे हो। आगे देखिए, इसको वारी धरा क्यों कहते हैं? वारी यानी जल होता है, धरा यानी धारण करने वाला। जल को धारण कौन करता है? बादल करता है। महत्सु और श्रृंगेशु दोनों विशेषण विशेष से। महान यानी बड़ी बड़ी, श्रृंगेशु यानी चोटियां। और दोनों में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। चोटियों पर में पेपर किस में आता है? सप्तमी विभक्ति में। महीधराणाम, महीधराणाम यानी पर्वत, और इसमें विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति। बादलों की, किसकी चोटियां? बादलों की, अरे यार, पर्वतों की, कर लेना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज। महीधराणाम यानी पर्वतों की चोटियां, और पर्वतों की काके की किस में आता है? षष्ठी विभक्ति में। तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। और प्रश्न देखते हैं इसमें। समुद्वहन्तः, सम प्लस उद प्लस
वह प्लस क्षत्रि। कौन सा प्रत्यय है इसमें? क्षत्रि प्रत्यय है। वह धातु है, सम और उद उपसर्ग है। क्षत्रि प्रत्यय, कोई कार्य लगातार हो रहा है, मतलब ले जाते हुए कार्य लगातार हो रहा है, वहां पर क्षत्रि प्रत्यय लगता है। इसी तरह नदंतः, इसका मतलब है गर्जना करते हुए। नद प्लस क्षत्रि, इसका मतलब है गर्जना करते हुए। विश्रम में वी प्लस श्रम प्लस लेप, विश्राम करके। लेप प्रत्यय लगता है कर या कर के अर्थ में, तो विश्रम में का मतलब क्या हो गया? विश्राम करके। प्रयांति, इस प्रयांति क्रिया का कर्ता कौन है? वारिधरा यानी कि बादल। चले जाते हैं, कौन चले जाते हैं? बादल। महत्सु श्रृंगेशु, इसमें विशेषण विशेष से बताना है, तो विशेषण तो है महत्सु और विशेष से है श्रृंगेशु। महान चोटियां, ये महान किसकी विशेषता है? श्रृंगेशु। तो जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो तो विशेष है, और जो विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण। एक बार में सामान्य अर्थ समझ लो इसका, कि जल के अत्यधिक भार को वहन करते हुए तथा बगलों से युक्त बादल गरजते हुए पर्वतों की बड़ी बड़ी चोटियों पर रुक रुक कर फिर से चल देते हैं। केवल ये इतना सा अर्थ है इसका। अगला श्लोक देखिए इस श्लोक का अन्वय ऊपर से नीचे होगा इस तरह से, जैसे वहंती बहती है, कौन? नदियां। वहंती नद्ये, बहती है नदियां या नदियां बहती है। घना वर्षंती, घना यानी बादल, वर्षंती यानी वर्षा करते हैं। मत गजा, मदमस्त हाथी या मत वाले हाथी, नदंती यानी चिंगारते हैं या गर्जना करते हैं। वनांता भांति, वनांता यानी वन प्रदेश, भांति यानी सुशोभित होते हैं, क्योंकि सब तरफ हरियाली है तो वन प्रदेश सुशोभित होते हैं। प्रिया विहीना, अपने प्रिय व्यक्ति से दूर जो व्यक्ति हैं वो ध्यायंती, उनको याद करते हैं। प्रिय व्यक्ति से दूर रहने वाले अपने प्रेमी या प्रेमिका को ध्यायंती यानी याद करते हैं। शिखिना यानी मोर, नृत्यंती यानी नाचते हैं। शिखिना नृत्यंती, मोर नाचते हैं। प्लवंगा, प्लवंगा यानी मेंढक, समासवंती यानी समासवसंती यानी प्रसन्न होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, नीचे के शब्द से ऊपर के शब्द को जोड़ते जाना जिसमें अर्थ हो जाएगा इसका। देख लीजिए, वहंती नद्ये, नदियां बहती है। वर्षंती घना, बादल बरसते हैं। नदंती मत गजा, मत वाले हाथी चिंगारते हैं। भांति वनांता, वन प्रदेश शोभायमान या सुंदर लगते हैं। प्रिया विहीना, ध्यायंती प्रिया विहीना, प्रेमी व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका को याद करते हैं। नृत्यंती शिखिना, मोर नाचते हैं। समासवंती प्लवंगा, और मेंढक प्रसन्न होते हैं। प्रश्न देखते हैं इसमें। मत गजा, तो मत गजा को ही देख लो। मत्त च असो गज, मत वाला है जो हाथी। कौन सा समास? बहुब्रीहि। लक्षणों के आधार पर पहचान, मतलब बहुब्रीहि। प्रिया विहीना, प्रियेया विहीना, प्रिया से दूर या अपने प्रेमी से दूर। कौन सा? तृतीय तत्पुरुष समास। वनांता, वन प्लस अंता, ये कोटा के पास वाला अंता नहीं है। अंता यानी अंतिम क्षेत्र या क्षेत्र। इसमें कौन सी संधि? दीर्घ संधि।
अगला श्लोक देखिए। अभी तक अपन ने किस ऋतु के बारे में पढ़ा है? वर्षा ऋतु के बारे में। इसके पहले वसंत ऋतु के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे अपन 7वां और 8वां श्लोक, जो शरद ऋतु। शरद ऋतु मतलब जिस ऋतु में कम कम ठंड लगने लगती है, कम कम सर्दी लगने लगती है, उसको कहते हैं शरद ऋतु। सामान्यतः अपने यहाँ सितंबर से प्रारंभ हो जाती है और अक्टूबर नवंबर तक शरद ऋतु रहती है। फिर नवंबर के बाद शिशिर ऋतु आ जाती है, मतलब बिल्कुल सर्दी। तो अभी पढ़ रहे हैं अपन शरद ऋतु के बारे में। कौन कौन से श्लोक में? 7वें और 8वें श्लोक में। देखिए, जलम प्रसन्नम, जलम यानी जल, प्रसन्नम यानी स्वच्छ, कुसुम प्रहासम जिसमें फूल खिले हुए हैं, ऐसा स्वच्छ जल, क्रोंच स्वनम, क्रोंच पक्षी की मधुर आवाज, विपक्वम शालीवनम, विपक्वम यानी पके हुए, शालीवनम यानी धान के खेत। ये समझ में आ गया होगा। कुसुम प्रहासम जिसमें फूल खिले हुए हैं, ऐसा प्रसन्नम जलम, ऐसा स्वच्छ जल। नदियों में शरद ऋतु में जल बिल्कुल छन के साफ हो जाता है। क्रोंच स्वनम, क्रोंच पक्षी की आवाज़ आती है। विपक्वम शालीवनम, विपक्वम पके हुए, शालीवनम यानी धान के खेत, धान के खेत पक जाते हैं। मृदुश्च वायु, मृदुश्च वायु जो हवा होती है वो बिल्कुल मृदुल हो जाती है, बिल्कुल शीतल हो जाती है, तो शीतल वायु। विमलश्च चंद्रमा, विमलश्च चंद्र, और जो चंद्रमा होता है वो बिल्कुल निर्मल हो जाता है, क्योंकि आकाश में बादल नहीं होते हैं। आप शरद ऋतु में देखना, घर के बाहर आंगन में कभी रात में पलंग बिछा के और आंखें खोल के देखना, चंद्रमा बिल्कुल शांत निर्मल दिखाई देगा। यह संसति, ये चीज़ें बता रही है, संससंति यानी कि बता रही है कि वर्ष कालम, वर्ष कालम यानी वर्षा का जो समय है वह वेपनीत निकल गया है, और वर्षा का समय निकलने के बाद अब कौन सी ऋतु आ गई है? शरद ऋतु आ गई है। तो जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम, फूलों, खिले हुए फूलों से युक्त स्वच्छ जल, क्रोंच स्वनम, क्रंच पक्षी की आवाज़, विपक्वम शालीवनम पके हुए धान के खेत, मृदुश्च वायु, मृदुल वायु, विमलश्च चंद्रमा और स्वच्छ या सुंदर चंद्रमा, संसति, संससंति, संसंति बता रहा है कि वर्ष कालम, वर्षा का जो समय है वह वेपनीत यानी बीत चुका है। देखते हैं इसमें व्याकरण के कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। सबसे पहले है शालीवनम, शालीनाम वनम यानी कि धान का खेत, और काके की जिसमें आ जाता है या षष्ठी विभक्ति जिसमें आ जाती है वो कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास। क्रोंच स्वनम, यहाँ पर भी वही है, क्रोंचस्य स्वनम यानी क्रोंच पक्षी की आवाज़, षष्ठी तत्पुरुष। कुसुम प्रहासम, कुसुमा नाम प्रहासम फूलों का खिलना, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष। प्रसन्नम, प्र उपसर्ग सद धातु और कत प्रत्यय, प्र उपसर्ग सद धातु और कत प्रत्यय है प्रसन्नम में। वेपनीत, इसमें वी और अप उपसर्ग, नी धातु और कत प्रत्यय, इससे बना है वेपनीत। ठीक है, इसमें और प्रश्न नहीं बन रहे हैं, जितने बन रहे हैं मेरे हिसाब से वो मैंने बता दिए हैं। चलिए ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 20 मिनट का काफ़ी है।
बाकी का पार्ट 3-4 श्लोक बचे हैं वो अगले वीडियो में। धन्यवाद।